बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओशनिक टेम्परेचर, ओशनिक वाटर टेम्परेचर अर्थात महासागरीय जल का तापमान वितरण क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशंस। तो इस चैप्टर में चूंकि हम लोग जानते हैं कि महासागर एक बृहत जल राशि है और जल का अवशोषण जितने धीमी गति से करती है उतनी ही धीमी गति से जल उष्मा का अवशोषण जितनी धीमी गति से करता है उतनी ही धीमी गति से अवशोषित उष्मा को विकिरित भी करता है। तो महासागरीय जल देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी होते हैं। यही कारण है कि उष्मा लंबे समय तक महासागरों में संचित रहती है। लेकिन इसका वितरण क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से किन बातों द्वारा प्रभावित होता है, पहले इसको जान लें। तो महासागरीय जल का तापमान निर्भर करता है कि विषुवत रेखा से महासागरीय क्षेत्र की दूरी क्या है, सूर्य तप की मात्रा कितनी प्राप्त होती है, आकाश की स्थिति क्या है, स्वच्छ है या सूर्य किरणों को आने में बाधा होती है, या फिर महासागरीय जल धाराओं का प्रवाह किस दिशा में है। इन सभी बातों पर महासागरीय जल का तापमान, क्षैतिज तापमान निर्भर करता है। अगर पहला कारक हम देखें विषुवत रेखा से महासागरीय जल क्षेत्र की दूरी, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम दूर होते जाते हैं यानी ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जल का तापमान क्षैतिज रूप से कम मिलता जाता है। यह तापमान सामान्यतः 0 डिग्री पर, सामान्यतः वैश्विक स्तर पर महासागरों का जो तापमान है वह 0 डिग्री अक्षांश पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। लेकिन वही अगर उत्तर या दक्षिण की ओर 20 डिग्री अक्षांश पर हम चले जाएं तो महासागरीय जल का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पर चले जाएं तो यही तापमान घटकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और 60 डिग्री अक्षांश पर अगर हम चले जाएं तो यही तापमान घटकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाता है। इसी प्रकार महासागरीय जल पर गोलार्ध की स्थिति का भी फर्क पड़ता है। चूंकि हमारी पृथ्वी का अधिकतर उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा स्थल खंड के विस्तार का हिस्सा है, इसलिए महासागरीय विस्तार इन उत्तरी गोलार्ध में कम और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलों के विस्तार के कारण महासागरीय जल ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के अधिकतम विस्तार के कारण महासागरीय जल का तापमान कम पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तीसरा कारक कि व्यापारिक पवनों या प्रचलित पवनों का प्रभाव, तो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में खास करके 30 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश के 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र में चूंकि व्यापारिक हवाएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं जल राशियों को बहाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाती है। यही कारण है कि इन 30 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के बीच महासागरों के पश्चिमी हिस्से में जल का तापमान अधिक होता है और पूर्वी हिस्से में जल का तापमान कम होता है। इसी प्रकार 35 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच की बात करें अगर दोनों गोलार्धों में, तो इन दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाओं का प्रभाव होता है और ये पछुआ हवाएं पश्चिम से जल को बहाकर पूरब की ओर ले जाती हैं। इसीलिए पूर्वी किनारे महासागरों के ज़्यादा गर्म होते हैं बनिस्पत पश्चिमी किनारों के। तीसरा कारक है महासागरों पर स्थल का प्रभाव। अगर कोई महासागरीय क्षेत्र चारों तरफ स्थल से घिरा है और आकार में छोटा है, यानी कि तीसरा कारक के रूप में हम देखेंगे कि महासागरों का आकार और स्थल वितरण का प्रभाव। तो कोई महासागर अगर चारों तरफ स्थल से घिरा है और आकार में छोटा है तो उसका जल ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन अगर महासागर बहुत विस्तृत हो और बहुत कम हिस्से इसके स्थल से घिरे हों तो ऐसे महासागर ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे लाल सागर चारों तरफ जल से घिरा है और आकार में काफ़ी छोटा है। लाल सागर चारों तरफ स्थल से घिरा है और आकार में काफ़ी छोटा है, इसलिए इसका तापमान काफ़ी अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यद्यपि इसका तापमान ग्रीष्म काल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है स्थलों से घिरे होने के कारण। अगर हम विस्तृत महासागर की बात करें तो प्रशांत के अपेक्षा अटलांटिक का विस्तार उसके आधे हिस्से पे है, यानी कि प्रशांत की अपेक्षा कम विस्तृत है। और प्रशांत की तरह दोनों महासागर स्थल से घिरे हैं, लेकिन विस्तार चूंकि अटलांटिक का प्रशांत से कम है, इसलिए अटलांटिक के जल का तापमान प्रशांत की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यह स्थल से घिरे होने के साथ साथ आकार का प्रभाव है इस पर। अब अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक तापांतर
24 घंटे में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर होता है। तो महासागरीय जल का तापांतर भी अगर देखा जाए तो यह तापांतर सामान्यतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र में 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। लेकिन इतना ही तापांतर आपको 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वृत्त के पास भी पाया जाता है। खैर, तो तापांतर इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक तापांतर प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में व्लादिवोस्टोक के पास पाया जाता है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से दूसरा सर्वाधिक तापांतर अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में न्यू फाउंडलैंड के पास पाया जाता है, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रहा क्षैतिज तापमान का क्षैतिज वितरण। हाँ, एक और कारक है गोलार्ध की स्थिति। अगर महासागर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं तो स्थलों के विस्तार के कारण इन महासागरों का तापमान ज़्यादा पाया जाता है, जो कि 67 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार स्थल की अपेक्षा बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थलाकृतिक प्रभाव महासागरों के तापमान पर काफ़ी होते हैं। दूसरा, महासागरों का आकार इनके जल के तापमान को प्रभावित करता है। तीसरा, अक्षांशीय स्थिति इनके जल के तापमान को प्रभावित करता है। चौथा, सूर्यतप की मात्रा, जो कि अक्षांशीय स्थिति से संबंधित है, इनके जल के तापमान को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये कारक महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। अब हम देखेंगे कि सागरीय जल का ऊर्ध्वाधर तापमान यानी ऊपर से नीचे की ओर तापमान बढ़ता है या घटता है। सामान्यतः सतह की अगर हम बात करें, सागरीय जल सतह की, ऊपरी सतह की, तो ऊपरी सतह पर तापमान सबसे अधिक होता है, जो कि औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम महासागरों में ऊपर से नीचे की ओर उतरते जाते हैं गहराई में, वैसे वैसे तापमान घटता है। शुरुआत में तापमान के घटने की दर काफ़ी धीमी होती है, लेकिन 400 मीटर या 500 मीटर की गहराई के बाद 400-500 मीटर की गहराई के बाद यह तापमान तेज़ी से घटता है। 1000 के बाद और तेज़ी से घटता है। तो इस तरह से काफ़ी गहराई पर तापमान घटते हैं। लेकिन अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर गहराई के साथ ताप व्युत्क्रम की स्थिति पाई जाती है। मतलब कि जैसे जैसे हम शुरुआत में ऊपर से नीचे की ओर सागरों में गहराई में उतरेंगे, वहाँ तापमान घटने की बजाय बढ़ जाता है। तो महासागरों में भी न केवल वायुमंडल में ताप व्युत्क्रम की स्थिति पाई जाती है, बल्कि महासागरों में भी पाई जाती है, और वो भी ध्रुवीय हिस्सों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में सामान्यतः ऊपर से सतह से नीचे की ओर जैसे उतरते हैं वैसे तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, और 400 मीटर की गहराई के बाद जब हम नीचे उतरते हैं तब तापमान घटना स्टार्ट होता है। तो यही ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर ताप व्युत्क्रम होता है। अब रहा सवाल कि यह तापमान किस दर से घटता है। तो सामान्यतः महासागरों में तापमान 200 मीटर की गहराई पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, लेकिन वही तापमान 400 मीटर की गहराई पर अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर हो जाता है। 1000 मीटर की गहराई पर ये लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसी तरह से 2000 मीटर की गहराई पर यह 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। 3000 मीटर की गहराई पर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, और 4000 मीटर की गहराई पर 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 2000 या 2500 मीटर की गहराई के बाद तापमान के घटने की दर काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन शुरुआत की अगर बात करें 100 सतह से नीचे की ओर तापमान घटने की बात, तो शुरुआत में तापमान में तेज़ी से गिरावट आती है और बाद में काफ़ी धीमी गति से गिरावट आती है। तो ये रहा हमारा महासागरीय तापमान वितरण। हाँ, यहाँ मैं एक बात का और उल्लेख कर दूं कि ध्रुवीय क्षेत्रों की बनिस्पत भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सामान्यतः तापमान ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है, कम होता जाता है। लेकिन सागरीय नीतल की अगर बात करें, 3000 मीटर की गहराई से और नीचे की बात करें, तो यही तापमान चाहे आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाएं चाहे विषुवरेखीय क्षेत्र में जाएं, पूरी पृथ्वी पर लगभग एक समान बना रहता है। वहाँ तापमान की गिरावट पर और तापमान पर दोनों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिन क्षेत्रों में नीचे से जल ऊपर की ओर उद्वेलित होते हैं महासागरों में, वहाँ पर ठंडे जल पाए जाते हैं सतह पर। लेकिन जिन